आईआईटी जेईई की हिस्ट्री में सबसे ज्यादा निगलेक्टेड इन कुछ पन्नों को देखिए। ये क्लास 11th के जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के कुछ इनफेमस पेजेस हैं जिनसे टाइम एंड अगेन जेईई और नीट जैसे कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में बहुत ऊटपटांग सवाल पूछे गए हैं, जिस वजह से इनके इतिहास में आज इनको दर्जा दिया जाता है इनफेमस प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस का। दोस्तों आयरनी तो ये है कि इससे जस्ट एक पेज पहले वाले टॉपिक्स को महीनों लगाकर पढ़ाया जाता है और जैसे ही इस टॉपिक की चर्चा शुरू होती है मानो आपके स्कूल और टीचर्स इसको इस तरह से इग्नोर कर देते हैं जैसे कि आपकी क्रश आपके टेक्स्ट को इग्नोर कर देती है। आज के बाद मुझे मैसेज मत करना, मैसेज किया तो पुलिस कंप्लेंट कर दूंगी। खैर नॉट मच वी कैन डू अबाउट द सेकेंड प्रॉब्लम, बट जेईई मेन 2024 के फर्स्ट अटेम्प्ट यानी जनवरी अटेम्प्ट के मैंने क्वेश्चंस को जब मैप किया तो मेरे को यह समझ में आया कि जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के 50% से ज़्यादा सवाल इन 3 टॉपिक से आए हैं और इन 3 टॉपिक्स की तहकीकात करते करते मेरे दिमाग में एक आइडिया आया, क्यों ना मैं ही इन 3 टॉपिक्स को पढ़ा दूँ एक नए अंदाज में। चलिए आज की वीडियो का एजेंडा सेट कर देते हैं। इस कहानी को सुनने के बाद आपको लाइन बाय लाइन इन टॉपिक्स का एनसीईआरटी तो समझ में आएगा ही, साथ ही साथ एनसीईआरटी लैब मैनुअल को भी टच करेंगे और कुछ एक्स्ट्रापोलेटेड कॉन्सेप्ट्स हम जेडी ली की किताब से यूज करेंगे, जिसमें स्पेसिफिकली हम फोकस करेंगे क्वालिटेटिव एनालिसिस जो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की होती है, क्योंकि उसका कोरिलेशन इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के साथ होता है। और इसके एनोटेटेड नोट्स हमें निपुन गोयल, जिसकी जेईई मेंस 2023 में ऑल इंडिया रैंक 13 थी और जेईई एडवांस में ऑल इंडिया रैंक 40 थी, उन्होंने दिया है, जिसके थ्रू हम इसको स्टडी करेंगे। इस वीडियो को एंड तक देखने से आपको यह भी फायदा होगा कि आपको समझ में आ जाएगा कि एनसीईआरटी को एक टॉपर किस तरह से पढ़ता है, जिससे आप अपने जेईई और नीट जैसे एग्जामिनेशन में 80% नहीं, 90% नहीं, परफेक्ट 100% केमिस्ट्री में कैसे स्कोर कर सकते हैं, जो आपको बाय द एंड ऑफ दिस वीडियो समझ में आ चुका होगा। नाउ विद द एजेंडा सेट, लेट मी इंट्रोड्यूस माई सेल्फ। मेरा नाम श्रीनाथ झा है और करंटली मैं आईआईटी दिल्ली में पढ़ रहा हूँ। बचपन से ही मुझे वीडियो गेम्स और मूवीज़ का बहुत ज़्यादा शौक था एंड जिस तरह से मेरे को एजुकेशन दिया गया मेरे टीचर्स के द्वारा, मेरे को हमेशा फील होता था कि मैं बहुत लेट चीज़ों को लर्न करता हूँ और मेरा आईक्यू बहुत क्लास के एवरेज से कम है, जिसकी वजह से बहुत ज़्यादा एक ट्रोमैटिक एक्सपीरियंस था और मेरे को पढ़ाई में बिल्कुल मन नहीं लगता था, मेरे को बहुत बोरिंग लगता था। इस कारणवश ऐसा हुआ कि मेरी क्रिएटिविटी और मेरा इनोवेटिव अप्रोच पूरा किल हो गया था। और मुझे पता है कि आप में से कई लोग मेरे स्टोरी से रिलेट कर पाएंगे और इस चैनल का भी पर्पस यही है कि बेसिक साइंसेज यानी फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथमेटिक्स जैसे सब्जेक्ट में आप लोगों के अंदर वापस वो आग मुझे जलानी है, जिससे आपका माइंड क्यूरियस, इनोवेटिव और क्रिएटिव बने एंड योर माइंड इज रियली ओपन टू लर्न. It is free to explore all the endless and boundless possibilities of science. Method of purification of organic compounds. आप एक बात समझिए कि कोई भी एक ऑर्गेनिक कंपाउंड को या तो नेचुरली एक्सट्रैक्ट किया जाता है या तो उसे आर्टिफिशियली सिंथेसाइज किया जाता है। दोनों ही केसेस में कुछ ना कुछ इम्प्योरिटी हमारे ऑर्गेनिक कंपाउंड में प्रेजेंट रहती है। नाउ ओवर द कोर्स ऑफ ह्यूमन रेस सैकड़ों हजारों साइंटिस्ट्स और टॉप माइंड्स और इनोवेटर्स ने ऐसे कुछ तरीके निकाले हैं और ये हमारे सामने रखे हैं जिनसे हम इन इम्प्योरिटीज को रिमूव कर सकते हैं और हम प्योर फॉर्म में अपने ऑर्गेनिक कंपाउंड को हासिल कर सकते हैं। अब ये सारे जो भी इन्होंने टेक्निक्स निकाले हैं ये बेस्ड होते हैं कि डिफरेंस इन द नेचर ऑफ द कंपाउंड एंड द इम्प्योरिटी प्रेजेंट इन इट, कि इम्प्योरिटी और कंपाउंड के बीच में क्या डिफरेंस हो सकता है उनके नेचर में, किस तरह से वो आपस से रिएक्ट करते हैं, क्या वो इमिसिबल हैं, क्या वो मिसिबल हैं, क्या वो वोलेटाइल हैं, क्या नहीं है। उस हिसाब से कई तरीके निकले हैं। अब कुछ कॉमन टेक्निक्स तो आपकी किताब में लिखे हैं, जिसमें आता है सब्लिमेशन, क्रिस्टलाइजेशन, डिस्टिलेशन, डिफरेंशियल एक्सट्रैक्शन और क्रोमैटोग्राफी। कुछ ऐसे नए मेथड्स भी उन्होंने निकाले हैं जो अभी रीसेंट टाइम्स में इस्तेमाल किए जाते हैं, जो हैं क्रोमैटोग्राफिक और स्पेक्ट्रोग्राफिक तरीके। अब आज की इस कहानी में स्पेक्ट्रोग्राफिक तरीकों के हम डिटेल में नहीं जाएंगे बिकॉज दैट इज बियॉन्ड द स्कोप ऑफ योर सिलेबस फॉर आईआईटी जेईई एंड नीट एंड अदर कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशंस, बट बाकी सारे तरीकों को हम डिटेल में स्टडी करने जा रहे हैं। क्या हो गया तुम्हें?
क्यों नहीं बोल रहे हो? कुछ तो बोलो, कुछ तो बोलो भाई। अब यहाँ पे एनसीईआरटी में एक बहुत इंटरेस्टिंग बात लिखी है कि मान लीजिए हमने ये सारे मेथड्स तो लगा लिए, अब इसके बाद हम कैसे कंक्लूड कर लें कि अब जो हमारे पास ऑर्गेनिक कंपाउंड है इन मेथड्स का यूज करने के बाद वो हमारे पास प्योर है कि नहीं है। तो मोस्ट ऑफ द कंपाउंड्स that are pure in its nature, they have sharp melting and boiling points। अब यहाँ पे एक बात नोट करने की है कि चलिए ठीक है, प्योर कंपाउंड्स का तो शार्प मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट्स होता है, यहाँ पे ये मोस्ट वर्ड का क्यों इस्तेमाल किया है? तो आपने अपने लेसन्स में पढ़ा होगा एजियोट्रोपिक मिक्सचर्स के बारे में, तो वो जो है वो भी शार्प मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट्स शो करते हैं। साथ ही साथ ये आपके सिलेबस में नहीं है, बट जैसे आप कॉलेज में जाएंगे तो आप पढ़ेंगे अपने मटेरियल साइंस के क्लासेस में कि यूटेक्टॉइड कॉम्पोजिशन अगर एलॉयज का होता है, यूटेक्टिक एंड यूटेक्टॉइड, तो उसमें भी शार्प मेल्टिंग या बॉइलिंग पॉइंट्स हासिल हो सकते हैं। हालांकि ये सिलेबस में नहीं है, बट ये जानना आप लोगों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। और एजियोट्रोपिक मिक्सचर्स का एग्जांपल तो आप लोगों के सिलेबस के अंदर है, अब उसमें हम डिटेल में नहीं जाएंगे क्योंकि इट इज अ स्टोरी फॉर अनदर वीडियो। तो इसके बाद हम अपने पहले मेथड पे चलते हैं, प्यूरिफिकेशन का। सबसे पहला प्यूरिफिकेशन का मेथड जो हम देखेंगे वो है सब्लिमेशन। अब ये प्रोसेस समझने से पहले मैं आप लोगों को सब्लिमेशन डिफाइन कर देता हूँ। सब्लिमेशन तब होता है जब एक कोई सॉलिड ऑन हीटिंग डायरेक्टली गेट्स कन्वर्टेड इनटू इट्स गैसियस फॉर्म। ठीक है, वो लिक्विड फॉर्म में नहीं कन्वर्ट होता है। तो इसका एग्जैक्ट रीजन क्या हुआ? तो ऑल्दो ये आपके जेई के या नीट के सिलेबस में नहीं है, बट इसको अगर मैं बहुत लेमैन टर्म में समझाऊं, जब मटेरियल का सॉलिड फॉर्म में वेपर प्रेशर एटमॉस्फेरिक प्रेशर से भी ज्यादा हो जाए, तब वो डायरेक्टली गैस में कन्वर्ट हो जाता है, उसको लिक्विड में कन्वर्ट होने का मौका नहीं मिल पाता है। इसमें कई अदर थर्मोडायनेमिक फैक्टर्स और कई इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस भी प्ले इन करते हैं, बट इसमें हम डिटेल में नहीं जाएंगे। अब यहाँ पे कुछ एग्जाम्पल्स हैं जो आप लोगों के लिए जानना बहुत इंपॉर्टेंट है, उनके साथ ही साथ इनके स्ट्रक्चर्स भी आप लोगों के लिए रिमेंबर करना बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये जनरली जेई एडवांस जैसे और जेई मेंस जैसे एग्जामिनेशन में तो पूछे जा सकते हैं, नीट में भी पूछने के बहुत हाई चांसेस हैं। अब एग्जाम्पल है कैम्फर, नैफ्थलीन, बेंजोइक एसिड, आयोडीन, अमोनियम क्लोराइड, एंथ्रासीन, एंथ्राक्यूनोन, थैलिक एनहाइड्राइड, और ऐसे कई और एग्जांपल्स आप इंटरनेट पे भी सर्च कर सकते हैं। बट ये सारे एग्जांपल्स आपके लिए याद करना सब्लिमेशन से प्यूरिफिकेशन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। खैर ये मेरे लिए बताना तो बहुत ज़्यादा ट्रिवियल होगा, बट फिर भी मैं फॉर्मली आप लोगों को बता देता हूँ कि सब्लिमेशन का प्यूरिफिकेशन से बेसिक प्रिंसिपल इन्वॉल्व जो होता है वो है कि आपका ऑर्गेनिक कंपाउंड सब्लिमेबल होना चाहिए, वाइल आपके इम्प्योरिटीज नॉन सब्लिमेबल होने चाहिए। चलिए इस प्रोसेस को फिर भी एक एग्जांपल के थ्रू समझते हैं, अमोनियम क्लोराइड के प्यूरिफिकेशन के, जो आप में से कई लोगों ने ऑलरेडी स्कूल में एक्सपेरिमेंट किया होगा अपने अर्ली क्लासेस में। ध्यान से इस तस्वीर को देखिए, यहाँ पे हमने एक चाइना डिश के ऊपर एक इन्वर्टेड फनल डाला है, जिसके माउथ पे हमने एक कॉटन का प्लग डाल दिया है कि कोई भी गैस एस्केप ना कर पाए। गैस क्यों ना एस्केप कर पाए? क्योंकि हमारा अमोनियम क्लोराइड ही गैस होगा जो हम लोगों को प्योर फॉर्म में चाहिए, और वही अगर एस्केप कर गया एनवायरनमेंट में तो हमारे पास कुछ बचेगा ही नहीं प्योर कंपाउंड। साथ ही साथ आप ये देखिए कि यहाँ पे हमने एक बर्नर डाला है और बर्नर से हम हीट प्रोवाइड कर रहे हैं हमारे इम्प्योर अमोनियम क्लोराइड को। जैसे हम हीट प्रोवाइड करते हैं ये सब्लिमेट करता है, इम्प्योरिटी चाइना डिश के अंदर ही रह जाती है, एंड अराउंड द माउथ ऑफ द इन्वर्टेड फनल वहां पे आप देखिएगा कि हमने एक फिल्टर पेपर डालते हैं, जिसको हम या तो पानी में डिप कर देते हैं या किसी भी तरह से, बेसिक उसका फंडामेंटल होता है कि हम कोल्ड टेम्परेचर मेंटेन कर सकें। इसका रीज़न ये है कि जो हमारे अमोनियम क्लोराइड के वेपर्स आते हैं सब्लिमेट करके, वो कोल्ड टेम्परेचर के जब भी कॉन्टैक्ट में आएंगे तो हीट ट्रांसफर से वो कंडेंस कर जाएंगे और फिर बाद में हम वहां से उसे कलेक्ट कर पाएंगे। तो ये आपने क्लास 9th में एक्सपेरिमेंट किया था। बेसिक सब्लिमेशन का यही प्रिंसिपल होता है। जस्ट अ क्विक डिस्क्लेमर बिफोर वी डू कंटिन्यू, जैसे जैसे इस कहानी में हम आगे बढ़ते जाएंगे चीज़ें थोड़ी डिफिकल्ट होती जाएंगी, आपको लगेगा कि बहुत सारा इंफॉर्मेशन ओवरलोड हो रहा है, एनसीईआरटी से बहुत सारा डेटा हमें मिले जा रहा है, और आपका ब्रेन एक कंफर्टेबल पोजीशन में जाने के लिए ये सारी चीज़ें इमेजिन करने लगेगा कि ये सारी जो रियल मेजरेबल सिचुएशंस नहीं है, इनको बस रट लेते हैं विदाउट अंडरस्टैंडिंग द एसेंस बिहाइंड ऑल ऑफ दिस। चमत्कार का मतलब नहीं चाहिए दुबे जी, मैं याद कर लेंगे।
I'll memorize it. बट मैं आप लोगों के लिए नो मैटर हाउ अनकंफर्टेबल द सिचुएशन गेट्स, नो मैटर हाउ मच योर ब्रेन टेल्स यू, मैं बताना चाहूंगा कि ये सारी रियल मेजरेबल प्रॉब्लम्स है, सारी सिचुएशंस है, ओवर थाउजेंड्स ऑफ इयर्स ये सारी जो चीज़ें हैं, ये सारे जो मेथड्स हैं, ये साइंटिस्ट्स एंड इनोवेटर्स ने निकाला है। एंड यू आर अ पार्ट ऑफ दैट कॉन्वर्सेशन दैट वन ऑफ द स्मार्टेस्ट पीपल ऑन अर्थ एवर हैड इन द लास्ट थाउजेंड्स ऑफ इयर्स ओवर द कोर्स ऑफ मैनकाइंड। मेरे को बिल्कुल पता नहीं था, मैं तो समझा था ये फॉरेन कंट्री के बंदे हैं, इनको चाय पिलाना चाहिए, तो मैंने चाय पिलाया। क्रिस्टलाइजेशन बहुत ही ज़्यादा विचित्र प्यूरिफिकेशन मेथड है। इसका बेसिक प्रिंसिपल है कि डिफरेंस इन द सॉल्युबिलिटी ऑफ कंपाउंड एंड इम्प्योरिटीज इन अ सूटेबल सॉल्वेंट। अब मैंने यहाँ पे बहुत सारे बड़े बड़े शब्दों का प्रयोग किया है, इजीली सबको ब्रेक डाउन करेंगे, एकदम बहुत सिंपल स्पष्ट भाषाओं में समझाऊंगा। सबसे पहले मैंने बोला आपको सॉल्वेंट, तो एक एग्जाम्पल से समझते हैं सॉल्वेंट क्या होता है। मान लीजिए मेरे को नमक को मिट्टी से सेपरेट करना है और बहुत फाइन ग्रेन्स है मेरे पास, मिट्टी और नमक दोनों के आपस में अच्छे से मिक्स हो चुके हैं, तो इनको मैं पानी में डालूंगा। तो यहाँ पे जो पानी है इट विल एक्ट एज अ सॉल्वेंट फॉर द मिक्सचर ऑफ नमक एंड मिट्टी। मिट्टी यहाँ पे इम्प्योर सब्सटेंस हो गया और नमक हो गया मेरा डिजायरेबल सब्सटेंस। ठीक है, सिमिलर सा प्रोसेस क्रिस्टलाइजेशन में प्रयोग होता है। इसके बाद आ जाता है सॉल्युबिलिटी। खैर सॉल्युबिलिटी पे एक डिटेल्ड डिस्कशन तो आयोनिक इक्विलिब्रियम नामक एक चैप्टर है उसमें की जाती है, जहाँ पे केएसपी और अलग एलिमेंट्स को यूज करके सॉल्युबिलिटी को एक्सप्लेन किया जाता है। बट यहाँ पे मैं एक ओवर सिंप्लीफाइड अगर आपको एक्सप्लेनेशन दूं तो सॉल्युबिलिटी मतलब होता है सॉल्वेंट के अंदर सॉल्यूट का घुल मिल जाना, जैसे चीनी पानी के अंदर घुल मिल गया। और ये जो है ये टेम्परेचर डिपेंडेंट होता है, जैसे जैसे जनरली हम टेम्परेचर बढ़ाते हैं सॉल्युबिलिटी इंक्रीज करता है। तो जो हमारा पहला स्टेटमेंट था कि क्रिस्टलाइजेशन का बेसिक प्रिंसिपल है डिफरेंस इन सॉल्युबिलिटी ऑफ कंपाउंड एंड इम्प्योरिटी इन अ सूटेबल सॉल्वेंट। अब इसको हम इजीली समझ सकते हैं कि हमारा जो कंपाउंड होगा और इम्प्योरिटी होगा उनके डिफरेंस है सॉल्युबिलिटी का, कि इम्प्योरिटी जो है सॉल्युबल नहीं है हमारे सॉल्वेंट में एट दैट टेम्परेचर और हमारा जो ऑर्गेनिक कंपाउंड है वो सॉल्युबल है। तो हम इन दोनों को क्रिस्टलाइजेशन के माध्यम से प्योरीफाई कर सकते हैं और सेपरेट कर सकते हैं। अब सॉल्युबिलिटी की बात हो ही गई है तो मैं आप लोगों की ज़िंदगी आसान कर देता हूँ। मैंने अपने प्रिपरेशन के दौरान में एक लिस्ट बनाई थी सॉल्युबिलिटी ऑफ वेरियस सॉल्ट्स इन पोलर सॉल्वेंट लाइक वाटर के लिए, और ये आपके ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में टाइम एंड अगेन बहुत यूजफुल होगा। कई बार इससे डायरेक्ट क्वेश्चन आपके जेई और नीट जैसे एग्जामिनेशन में आ जाएंगे, इसको आपको अच्छे से रटना है। ये मैंने जब कंपाइल किया था तो मैंने वेरियस रिसोर्सेज यूज़ किए थे, बहुत परिश्रम किया था, बहुत सारे रिसोर्स पेपर पढ़े थे, बहुत सारी किताबों का इस्तेमाल किया था और आप लोगों के लिए मैं फ्री में ये आपको अवेलेबल करा रहा हूँ। देखो मैं आपके बारे में कितना केयर करता हूँ, मैं कितना बड़ा आपका शुभ चिंतक हूँ। जस्ट किडिंग गाइस, जब मैं कहता हूँ कि मैंने बहुत ज़्यादा परिश्रम किया, बहुत सारे रिसर्च पेपर देखे, ये सब सरासर झूठ था। मैंने बस एक आध स्टैंडर्ड टेक्स्ट बुक खोल के देखा था और वहीं पे जो लिखा हुआ था उस पूरे लिस्ट को कॉपी कर लिया था कि मेरे लिए मेमोराइज करना आसान हो। बट मेरा पर्पस ये सारा ड्रामा क्रिएट करने का इसलिए था कि आप इस सॉल्युबिलिटी टेबल को ध्यान दें, इसको अहमियत दें और इसको अच्छे से रटें। ये बहुत ही ज़्यादा अनिवार्य है और आपकी इनऑर्गेनिक और ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में आपको बहुत ज़्यादा सहायता करेगा। चलिए क्रिस्टलाइजेशन पे अब वापस आते हैं। हम अपने इम्प्योर कंपाउंड को डिसॉल्व करेंगे एक सूटेबल सॉल्वेंट पे, जो कि रूम टेम्परेचर में तो स्पेरिंगली सॉल्युबल होगा, बट जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ाते रहेंगे सॉल्युबिलिटी इंक्रीज होता रहेगा एंड एट हायर टेम्परेचर ये एप्रिशिएबली सॉल्युबल हो जाएगा। इसके साथ ही साथ हमें अपने सॉल्यूशन के कॉन्सेंट्रेशन को भी इस तरह से मेंटेन करना है कि हमारा हमेशा के लिए एक सैचुरेटेड सॉल्यूशन बना रहे। माइंड इट, ये बहुत इंपॉर्टेंट है और यह एनसीईआरटी का डायरेक्ट लाइन है। अगर मैं एक एग्जामिनर के माइंड में घुस जाऊं तो वो इस सिचुएशन पर एक सवाल बना सकते हैं कि क्रिस्टलाइजेशन में सैचुरेटेड सॉल्यूशन होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए जब हम उसे हीट कर रहे हैं। तो इसी प्रकार के छोटे मोटे चीजों को बिटवीन द लाइंस ऑफ एनसीईआरटी आपको पढ़ना भी सीखना पड़ेगा। अब हम इस नियरली सैचुरेटेड सॉल्यूशन को कूल होने दे देते हैं, तो इससे हम प्योर कंपाउंड का क्रिस्टल्स फॉर्म होते हुए देख सकते हैं। माइंड इट, इसमें अभी भी थोड़ी इंप्योरिटीज रहती हैं और अगर वो किसी फॉर्म का कलर इंपार्ट कर रही है हमारे प्योर सब्सटेंस में तो उसको हम एक्टिवेटेड चारकोल के थ्रू ट्रीट कर सकते हैं, जो एड्सॉर्प्शन के थ्रू उन इंप्योरिटीज को रिमूव कर लेगा। साथ ही साथ समझना पड़ेगा कि इन प्योर क्रिस्टल्स को हम इस सॉल्यूशन से फिल्ट्रेशन के थ्रू रिमूव करते हैं। यहाँ पे हमारा फिल्ट्रेट जो मोस्टली सॉल्वेंट और इंप्योरिटीज से कंप्राइज होता है उसको हम मदर लिकर का नाम देते हैं।
हालांकि कई बार ऐसा भी होता है कि हमारे इम्प्योर कंपाउंड में इम्प्योरिटी और ऑर्गेनिक कंपाउंड की सॉल्युबिलिटी कंपेरेबल होती है गिवन सॉल्वेंट में। उन केसेस में हम सेटिस्फैक्टरली एक क्रिस्टलाइजेशन के साइकिल से अपने क्रिस्टल्स को सेपरेट आउट नहीं कर पाते हैं, तो हमें रिपीटेड मल्टीपल क्रिस्टलाइजेशन का प्रोसेस फॉलो करना होता है, जिसको हमने नाम दिया है फ्रैक्शनल क्रिस्टलाइजेशन। फ्रैक्शनल क्रिस्टलाइजेशन का एक बहुत इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल जो आप लोगों को याद रखना है वो है कि मिक्सचर ऑफ KCl एंड KClO3 इन कोल्ड वाटर। क्योंकि KCl ज्यादा सॉल्युबल होता है KClO3 से कोल्ड वाटर में, तो यहां पे इसको सेपरेट आउट किया जा सकता है फ्रैक्शनल क्रिस्टलाइजेशन यानी रिपीटेड क्रिस्टलाइजेशन प्रोसेस से। लगे हाथ हम क्रिस्टलाइजेशन के भी कुछ एग्जांपल्स देख लेते हैं। अगर हमारे पास बेंजोइक एसिड और नैफ्थलीन है तो उनको हॉट वाटर के सॉल्वेंट में अगर हम डालें तो बस बेंजोइक एसिड डिसॉल्व होगा, तो क्रिस्टलाइजेशन से उसको भी हम रिमूव कर सकते हैं। साथ ही साथ कॉमन सॉल्ट और शुगर को अगर इथेनॉल मीडियम हो, हॉट इथेनॉल हो, तो उसमें बस शुगर डिसॉल्व करता है, जिसको बाद में हम क्रिस्टल आउट कर सकते हैं। तो ये दो एग्जांपल्स भी आपको अपने माइंड में रखने हैं। इसके साथ ही साथ क्रिस्टलाइजेशन का सिलसिला पूरा हुआ, अब हम मूव ऑन करेंगे डिस्टिलेशन पर। जब हम डिस्टिलेशन का टॉपिक छेड़ते हैं तो इसमें ब्रॉडली 4 टाइप के डिस्टिलेशन के सेटअप समझते हैं। उसमें से सबसे पहला सिंपल डिस्टिलेशन आता है। इसमें याद करने वाली बात यह है कि इसका बेसिक प्रिंसिपल यह होता है कि हम एक वॉलेटाइल लिक्विड को नॉन वॉलेटाइल इम्प्योरिटी से सेपरेट कर रहे हैं। सिंपल डिस्टिलेशन में लिक्विड्स के पास एक सफिशिएंट डिफरेंस होता है उनके बॉइलिंग पॉइंट में, और जो भी लिक्विड का बॉइलिंग पॉइंट कम होता है यानी वह ज्यादा वॉलेटाइल होता है, तो वो वेपर्स फॉर्म कर लेता है और उसको हम अलग से सेपरेट कर सकते हैं। अब यहाँ पे एक बड़ा इंपॉर्टेंट एग्जांपल आप लोगों के लिए याद करना जरूरी है, जो एनसीईआरटी में भी दिया हुआ है, वो है क्लोरोफॉर्म और एनिलीन का। यहाँ पे बॉइलिंग पॉइंट का भी डेटा दिया गया है। अब आइडियली स्टूडेंट इसको स्किप करके जाता है, बट मेरे हिसाब से ये सारा भी डेटा पॉइंट्स आपको एक रफ एस्टिमेट रहना चाहिए, एक आइडिया रहना चाहिए कि इनका बॉइलिंग पॉइंट का क्या रेंज है। साथ ही साथ मैं 2 एक्स्ट्रा एग्जांपल्स भी आपको देना चाहूंगा जो आपके लिए याद करना जरूरी है। दूसरा है ईथर और टोलुइन का मिक्सचर और बेंजीन एंड एनिलीन का मिक्सचर। इनको भी हम सिंपल डिस्टिलेशन के प्रोसेस से सेपरेट कर सकते हैं। अब आइए इसके एपरेटस के बारे में थोड़ा समझते हैं और समझते हैं इस प्रोसेस में बेसिकली हो क्या रहा है और कैसा प्रिंसिपल्स इन्वॉल्व हैं। तो इसकी सेटअप के लिए सबसे पहले हम लोगों को एक हीट सोर्स की जरूरत है, जिसके लिए हम एक बंसन बर्नर का इस्तेमाल करते हैं। उसके बाद हम लोग एक राउंड बॉटम फ्लास्क का इस्तेमाल करते हैं, जहां पे हम इम्प्योर कंपाउंड को डालेंगे। उसके साथ ही साथ हम लोगों को कुछ 3-वे थर्मोमीटर और वैक्यूम अडेप्टर्स चाहिए, जिससे हम अपने एक्सपेरिमेंट को एयरटाइट कंडीशंस में कर सकें। और उसके बाद हमारा डिस्टिलेट को कलेक्ट करने के लिए भी हम लोगों को एक फ्लास्क की जरूरत होती है, जहां पे हमारा वोलेटाइल लिक्विड कंडेंस करके आएगा। साथ ही साथ हमें एक कंडेंसर की जरूरत होती है, जहां से वाटर फ्लो करता है ताकि टेम्परेचर रिड्यूस हो जाए और हमारे वेपर्स कंडेंस करके फ्लास्क में आ सकें। अब हम वापस अपने एनसीईआरटी के टेक्स्ट बुक पे आ जाते हैं और एक ईगल आई विजन यानी एग्जामिनर के ब्रेन में घुस के उसके पर्सपेक्टिव से देखते हैं कि किस तरह से वो क्वेश्चन पूछ सकता है। जैसे कि यहाँ पे क्लोरोफॉर्म और एनिलीन का मिक्सचर हम लोगों को दिया हुआ है, तो अब हमें इस डायग्राम के हेल्प से पूछ सकते हैं कि यह जो लिक्विड सब्सटेंस है ये क्या है, ये क्लोरोफॉर्म मिलेगा यहाँ पे या एनिलीन मिलेगा, या ऐसे ही हम लोगों को कोई फ्रेम्ड क्वेश्चन दिया जा सकता है जहां पे 2 बॉइलिंग पॉइंट कंपाउंड ए और कंपाउंड बी की दे जाए और उससे पूछा जाए कि किस कंपाउंड को हम लोग यहाँ पे लिक्विड सब्सटेंस की जगह पे पा सकते हैं। तो उस्ताद जी, अगर आपको सिंपल डिस्टिलेशन का कॉन्सेप्ट सच में समझ में आया है तो कमेंट सेक्शन पे जरूर बताइएगा कि क्लोरोफॉर्म मिलेगा या एनिलीन मिलेगा लिक्विड सब्सटेंस की जगह पे। फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन का प्रयोग उन लिक्विड्स को सेपरेट करने के लिए किया जाता है जिनके बॉइलिंग पॉइंट में उतना ज़्यादा अंतर नहीं है, रफली 5-10 डिग्री का ही अंतर है। इसको अचीव करने के लिए एक फ्रैक्शनेटिंग कॉलम का इस्तेमाल किया जाता है कंडेंसेशन करने से पहले। अपार्ट फ्रॉम दैट यह रफली सिंपल डिस्टिलेशन से सिमिलर है। अब इस फ्रैक्शनेटिंग कॉलम के प्रयोग से हम एक सिमिलर टेम्परेचर रेंज में साइमल्टेनियस कंडेंसेशन कर पाते हैं। अब इसको थोड़ा सा डिटेल में समझते हैं। उससे पहले मैं आप लोगों को बताना चाहूँगा कुछ एग्जाम्पल्स जहाँ पे फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन यूज होता है और आपको याद रखना है। तो जिसमें आ जाता है मिक्सचर ऑफ एसीटोन एंड मिथाइल अल्कोहल और दूसरा मिक्सचर ऑफ बेंजीन एंड टोलुइन। उसके साथ ही साथ फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन का सबसे बड़ा टेक्निकल एप्लीकेशन होता है इन द सेपरेशन ऑफ कंपोनेंट्स ऑफ क्रूड ऑयल इन द पेट्रोलियम इंडस्ट्री।
तो उससे पहले मैं क्रूड ऑयल के एक्सट्रैक्शन से फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन को एक्सट्रापोलेट करूं, मैं आप लोगों को ऑर्गेनिक केमिस्ट्री और बॉइलिंग पॉइंट का थोड़ा रिलेशन बताना चाहूंगा कि किस तरह से आप एस्टिमेट कर सकते हैं कि दो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स का सिमिलर बॉइलिंग पॉइंट होगा। तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में जनरली बॉइलिंग पॉइंट को डिटरमाइन करते हैं डाइपोल डाइपोल इंटरैक्शन, आपकी इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग और वैंडरवाल फोर्सेस जो सरफेस एरिया पे डिपेंडेंट होते हैं। अगर ये सारी चीजें थोड़ी सिमिलर है तो हम लोग एज्यूम कर सकते हैं कि बॉइलिंग पॉइंट दो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स का एक सिमिलर रेंज में होगा, जिस वजह से आप एक एस्टिमेट कर सकते हैं कि आपको अगर चीजें मान लीजिए एग्जाम हॉल में याद नहीं भी हैं कि इन सबका बॉइलिंग पॉइंट रफली सिमिलर होगा, क्वेश्चन के लैंग्वेज से आप वो मेकआउट कर सकते हैं। अब बॉइलिंग पॉइंट की चर्चा छेड़ी दी है तो साथ ही साथ मेल्टिंग पॉइंट के भी बारे में बता देता हूं कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में जनरली दो फैक्टर्स ही गवर्न करती हैं मेल्टिंग पॉइंट को। एक होता है आपका फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन और दूसरा है पैकिंग ऑफ द मॉलिक्यूल्स। और आपका जैसे जैसे मेल्टिंग पॉइंट बढ़ेगा वैसे वैसे फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन भी बढ़ेंगे। तो यह एक्सपेक्ट करना बिल्कुल सही होगा कि जिन मॉलिक्यूल्स में ज़्यादा सिमेट्री है, जो ज़्यादा क्लोजली पैक्ड हो सकते हैं, उनकी जनरली मेल्टिंग पॉइंट हायर होती है। खैर ये तो थोड़ा सा ऑफ टॉपिक डिस्कशन हो गया। अब आइए क्रूड ऑयल के एग्जांपल से समझते हैं कि फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन को कैसे कैरी आउट किया जाता है। क्रूड ऑयल को यूजुअली लैंड या फिर सी के नीचे से एक्सट्रैक्ट किया जाता है और ये जनरली एक ब्लैक टार लाइक सब्सटेंस होता है। दिस इज अ मिक्सचर ऑफ हाइड्रोकार्बन्स ऑफ डिफरेंट चेन लेंथ्स। अब समझिए बिकॉज ऑफ इट्स ब्लैक अपीयरेंस एंड सो मच वैल्यू इसको हम ब्लैक गोल्ड के नाम से भी जानते हैं। काइंड ऑफ रेसिस्ट इन माई ओपिनियन, नॉट गोना लाई, बट उससे मुझे एक कहानी याद आती है सैमुअल एंड्रयूज की। आज से करीबन 150 साल पहले वह एक केमिस्ट हुआ करते थे जो क्लीवलैंड में एक ऑयल रिफाइनरी खोलना चाहते थे। उन्होंने रैंडमली एक एक्सपेरिमेंट करने पे यह पाया था कि अगर वह क्रूड ऑयल में सल्फ्यूरिक एसिड मिला देंगे तो वो ऑटोमेटिकली उसे प्यूरिफाई करके एक सब्सटेंस क्रिएट करता है जो केरोसिन होता है। अब केरोसिन की खास बात तो यह थी कि ऑन बर्निंग इट लास्टेड लॉन्गर एज वेल एज शाइंड ब्राइटर देन क्रूड ऑयल। ऑल्दो आज आप लोगों के पास बहुत इजीली ये इन्फॉर्मेशन अवेलेबल है, बट उन्होंने इस केरोसिन बनाने के टेक्निक को बहुत क्लोजली गार्डेड सीक्रेट रखा था कि उनके पास मार्केट में बहुत बड़ी एडवांटेज रहे। बट उन्होंने ये बात अपने नेबर को बता दी थी और उनके नेबर का नाम और कोई नहीं जॉन डी रॉकफेलर था। सारी उम्र मैं जो कर जा बढ़िया रहा, तेरे पीछे जिंदगी सर्कस हो गई। अब सैमुअल एंड्रयूज ने अपने इस डिस्कवरी से पैसे कमाए कि नहीं कमाए यह तो कभी और की चर्चा हुई, बट जॉन डी रॉकफेलर ने इसी चीज को कैपिटलाइज करते हुए अपनी एक कंपनी बनाई थी, स्टैंडर्ड ऑयल कॉर्पोरेशन, जिस वजह से वो वर्ल्ड के फर्स्ट बिलियनियर बने। और आज भी उनके जाने के करीबन 80 साल बाद अगर इन्फ्लेशन को अकाउंट कर लिया जाए तब भी उनकी नेटवर्थ 500 बिलियन से भी ज्यादा की होगी, विच वुड स्टिल मेक हिम द रिचेस्ट पर्सन टू एवर वॉक दिस प्लैनेट। एंड मेरे लिए मजेदार बात तो ये है कि इट ऑल स्टार्टेड विद अ केमिस्ट रैंडमली मिक्सिंग सल्फ्यूरिक एसिड विद क्रूड ऑयल इन द होप्स ऑफ प्यूरिफाइंग इट। अब जैसा कि अभी हमने डिस्कस किया कि क्रूड ऑयल एक मिक्सचर होता है डिफरेंट हाइड्रोकार्बन्स का विद डिफरेंट चेन लेंथ्स, तो यह बात समझना बहुत इजी हो गया हम लोगों के लिए कि जैसे जैसे चेन का लेंथ बढ़ता जाएगा वैसे वैसे इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग बढ़ती जाएगी। तो जितना बड़ा चेन का लिंक होगा उतनी ज़्यादा इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो गई और उस हिसाब से उतनी ज़्यादा फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन होगी और बॉइलिंग पॉइंट इसीलिए उतना ज़्यादा हाई होगा क्योंकि उसको एनर्जी को ओवरकम करने के लिए हमें उतनी ज़्यादा एनर्जी इसको सप्लाई करनी पड़ेगी इन द फॉर्म ऑफ हीट। तो इन कारणों के वजह से इन हाइड्रोकार्बन्स को हम डिफरेंट बॉइलिंग पॉइंट पे एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं यूजिंग फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन। अब हम लोग समझते हैं कि एक फ्रैक्शनेटिंग कॉलम के अंदर एक्चुअली में क्या होता है। अब जैसे जैसे हमारे क्रूड ऑयल के वेपर्स ऊपर जाते हैं फ्रैक्शनेटिंग कॉलम में, उनको इन कॉलम लाइक प्लेट्स से इंटरेक्शन होती है जो बेसिकली हमारे वेपर्स का सरफेस एरिया इंक्रीज कर देते हैं और उनको साइमल्टेनियसली कंडेंस करने में हेल्प करते हैं। अब समझिए कि जिन हाइड्रोकार्बन्स का बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा होगा उनको कम हीट की रिक्वायरमेंट होगी कंडेंस करके लिक्विड फॉर्म में आने के लिए। तो इसीलिए जो भी ये कॉलम होता है उसमें हायर बॉइलिंग पॉइंट वाले हाइड्रोकार्बन्स हम लोगों को पहले मिलेंगे और जैसे जैसे हम ऊपर जाते रहेंगे तो ज़्यादा वोलेटाइल जिनका कम बॉइलिंग पॉइंट होता है वो सारे एलिमेंट्स आपको मिलेंगे। तो इसका मतलब ये हुआ कि जो सबसे ज़्यादा वोलेटाइल गैस होगा वो हम लोगों को सबसे पहले मिलेगा एज डिस्टिलेट फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन के प्रोसेस में।
अब इन फ्रैक्शनेटिंग कॉलम में इन प्लेट्स का बेसिकली यूज़ यह होता है कि वो सरफेस एरिया इंक्रीज कर पाए और हीट एक्सचेंज आसानी से टेक प्लेस कर पाए। तो इसमें इंस्टेड ऑफ दीज काइंड ऑफ प्लेट्स वी कैन ऑल्सो यूज सिंपल पैक्ड कॉलम जहाँ पे ग्लास बीड्स का इस्तेमाल किया जाता है, या बबल प्लेट कॉलम। ये एनसीईआरटी के दो इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल्स हैं। साथ ही साथ हर एक सक्सेसिव कंडेंसेशन और वेपराइजेशन का जो यूनिट होता है एक फ्रैक्शनेटिंग कॉलम में, उसको थ्योरेटिकल प्लेट कहा जाता है, और यह बेसिकली हमारे फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन की एफिशिएंसी बताने में हमें हेल्प करता है। कमर्शियली हंड्रेड्स ऑफ प्लेट्स भी एक फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन कॉलम में हम लोगों को मिल सकती है। अच्छा, मैं एक और पॉइंट आप लोगों को यहाँ पे नोट कराना चाहूँगा कि जब हम सिंपल डिस्टिलेशन की बात कर रहे थे तो हमने डायरेक्टली राउंड बॉटम फ्लास्क को हीट किया था बंसन बर्नर पे रख के, बट यहाँ पे जब हम फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन की बात कर रहे हैं तो हमने एक ऑयल बाथ के अंदर राउंड बॉटम फ्लास्क को डाला है और उसके बाद उसको इनडायरेक्टली हीट प्रोवाइड कर रहे हैं। अब इसका रीज़न आप कमेंट सेक्शन में लिखकर मेरे को ज़रूर बताइएगा। अब आ जाते हैं तीसरे सेटअप पे, जो है डिस्टिलेशन अंडर रिड्यूस्ड प्रेशर। सो एज द नेम सजेस्ट, यहाँ पे डिस्टिलेशन कैरी आउट किया जाता है अंडर रिड्यूस्ड प्रेशर। क्यों नहीं हो रही पढ़ाई? तो इस मेथड में उन लिक्विड्स को प्यूरिफाई किया जाता है जिनका नॉर्मली बहुत हाई बॉइलिंग पॉइंट हो, या वो अपने बॉइलिंग पॉइंट रीच करने से पहले ही डिकम्पोज कर जाते हों। इसका बहुत ही ज़्यादा इनफेमस एग्जांपल है ग्लिसरॉल का सेपरेशन स्पेंट लाई इन सोप इंडस्ट्री में। यह क्वेश्चन जेईई मेंस 2019 में एज इट इज़ पूछा गया था, और यह बच्चों के लिए बहुत बड़ा शॉकर था क्योंकि जनरली बच्चे इस टॉपिक को स्किप करके जाते थे, टीचर्स भी नहीं पढ़ाते थे, और इसी के बाद थोड़ी सी अवेयरनेस बढ़ी थी और इस टॉपिक को वापस से सिलेबस में पढ़ाया जाना शुरू किया गया था टीचर्स द्वारा। अब क्यों ये मेथड वर्क करता है, इसका बेसिक प्रिंसिपल समझने के लिए हम लोगों को वापस समय में जाना होगा कि जब हमने सरफेस केमिस्ट्री पढ़ा था। तो हम जानते हैं कि बॉइलिंग पॉइंट उस टेम्परेचर को कहा जाता है जहां पे वेपर प्रेशर ऑफ द लिक्विड एक्सटर्नल प्रेशर के इक्वल हो जाए। बट क्या होगा अगर हम एक वैक्यूम पंप के इस्तेमाल से एक्सटर्नल प्रेशर को रिड्यूस कर दें? तो इससे हम लोगों का जो वेपर प्रेशर का रिक्वायरमेंट था बॉइलिंग पॉइंट तक पहुंचने में, वो लो हो जाएगा, जिस वजह से हम लोअर टेम्परेचर में भी अपने लिक्विड को बॉईल कर पाएंगे, उसको वेपर फॉर्म में लाकर सेपरेट कर पाएंगे। So this is basically the process that goes behind distillation under reduced pressure, जिसको हम वैक्यूम डिस्टिलेशन के नाम से भी जानते हैं। अब कुछ ऐसे एग्जांपल्स भी हैं जो एनसीईआरटी में नहीं दिए हैं बट आपको अपने माइंड में रखना है, जैसे ग्लिसरीन, H2O2 और फॉर्मेल्डिहाइड को भी वैक्यूम डिस्टिलेशन से हम प्यूरिफाई कर सकते हैं। साथ ही साथ शुगर केन जूस को कॉन्सेंट्रेट करने के लिए शुगर इंडस्ट्री में डिस्टिलेशन अंडर रिड्यूस्ड प्रेशर का भी इस्तेमाल किया जाता है, जिससे बहुत सारा फ्यूल का कंजम्पशन सेव किया जा सकता है। अब हमने सरफेस केमिस्ट्री और लिक्विड सोल्यूशन से वेपर प्रेशर और बॉइलिंग पॉइंट जैसे टॉपिक्स में चर्चा कर ही लिया है, तो हमारा अगला मेथड जो है स्टीम डिस्टिलेशन, उसको समझने से पहले थोड़ा वेपर प्रेशर के बारे में भी समझते हैं। तो आप याद कीजिए, वहां पे एक प्योर सॉल्वेंट के लिए जब हमने वेपर प्रेशर को डिफाइन किया था तो हमने क्या सिचुएशन कंसिडर किया था। तो आप लोगों के रिकैप के लिए, अगर हम कोई भी सॉल्वेंट को एक आइसोलेटेड इन्वायरमेंट में रख दें तो वहाँ पे कॉन्स्टेंटली इवेपोरेशन हो रहा है और कंडेंसेशन हो रहा है, यानी सॉल्वेंट के जो पार्टिकल्स हैं जो लिक्विड स्टेट में हैं, वो कुछ पार्टिकल्स इवेपोरेट भी किए जा रहे हैं हवा में, और कुछ पार्टिकल्स जो हैं जो हवा में वेपर फॉर्म में हैं वो कंडेंस करके लिक्विड हो रहे हैं। इक्विलिब्रियम का वो स्टेट होता है जब रेट ऑफ इवेपोरेशन और रेट ऑफ कंडेंसेशन इक्वल हो जाए। इस स्टेट में क्या होगा, हमारे जो वेपर की मात्रा है और हमारे जो लिक्विड की मात्रा है वो सेम होगी, क्योंकि जितने पार्टिकल्स इवेपोरेट हो रहे हैं उतने ही पार्टिकल्स कंडेंस करके वापस आ रहे हैं। अब इस रीजन के वजह से एक वेपर प्रेशर का टर्म डिफाइन होता है इक्विलिब्रियम के स्टेट पे, कि इन वेपर्स के वजह से एक प्रेशर क्रिएट होता है और उसी को हम वेपर प्रेशर का नाम देते हैं। तो फॉर्मल डेफिनेशन ये है कि द प्रेशर ऑफ वेपर्स ऑफ अ प्योर सॉल्वेंट at equilibrium and at a constant temperature is called vapor pressure। इसका मतलब है कि अगर हमने टेम्परेचर को कांस्टेंट माना है और इस इक्विलिब्रियम जहां पे इवेपोरेशन और कंडेंसेशन का रेट सेम हो, उस कंडीशन में जो प्योर सॉल्वेंट के वेपर्स की वजह से प्रेशर बनता है उसको हम वेपर प्रेशर कहते हैं, और वो कांस्टेंट टेम्परेचर पे कांस्टेंट रहता है। अब समझिए कि केमिस्ट्री में हमेशा हम एक प्योर सॉल्वेंट से नहीं डील करेंगे, हम लोग हमेशा एक सॉल्यूशन से डील करते हैं जहां पे सॉल्यूट और सॉल्वेंट का मिक्सचर होता है। तो अगर हम एक सॉल्वेंट के अंदर एक सॉल्यूट डाल दें और एक सॉल्यूशन में टर्न
कर दें तो क्या डिफरेंस आ जाता है, क्या चेंजेस होते हैं, उसके बारे में थोड़ा समझते हैं। तो अभी तक हमने वेपर प्रेशर डिफाइन करने में इवेपोरेशन का हेल्प लिया था, और इवेपोरेशन हम जानते हैं कि एक सरफेस फिनोमेना होता है। आप ये बात समझिए कि सरफेस पे अगर सॉल्यूट के पार्टिकल्स आने लग जाएंगे जो नॉन वॉलेटाइल नेचर के हैं, जिनका वेपर प्रेशर नहीं बन सकता है, तो हमारा सरफेस एरिया जो है सॉल्वेंट का वो डिक्रीज हो गया, जिसका मतलब है कि रेट ऑफ इवेपोरेशन डिक्रीज हो गया, जिसका मतलब है कि कम वेपर्स बन रहे हैं। कम वेपर्स बन रहे हैं इसका मतलब है कि कम वेपर प्रेशर होगा। तो अब जो हमारे सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर होगा वो हमारे एक्चुअल सॉल्वेंट के वेपर प्रेशर से एक्चुअली कम होगा। जब आप मेरे इन बातों से कन्विंस्ड हो जाएं तो हम एक बहुत ही फेमस थ्योरी देखेंगे जो राउल्ट साहब ने बताई थी। तो राउल्ट साहब ने यह कहा कि वेपर प्रेशर किसी भी कंपोनेंट का सॉल्यूशन के अंदर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है उसका मोल फ्रैक्शन उस कंपोनेंट का लिक्विड स्टेट में। तो इसका मतलब है कि मान लीजिए मेरे पास दो कंपोनेंट है ए और बी। ए एक वोलेटाइल सॉल्यूट है और बी एक वोलेटाइल सॉल्वेंट है। वोलेटाइल वर्ड पे मैं यहाँ पे एम्फेसिस दूंगा। तो उसका मोल फ्रैक्शन लिक्विड स्टेट में मान लीजिए काई ए है, सॉल्वेंट का मोल फ्रैक्शन काई बी है, और इसके वजह से एक वेपर प्रेशर पी और पी रिस्पेक्टिवली बन रहा है। तो राउल्ट साहब के हिसाब से पी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू काई ए एंड सिमिलरली पी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू काई बी। इसको सॉल्व करके हमने जो कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी था उसको पी नॉट कहते हैं। जो ए और बी का अगर प्योर सॉल्वेंट ले लिया जाए तो उसमें जो वेपर प्रेशर होगा उसके इक्वल होता है। अब इसके बाद हम डाल्टन्स लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर तो जानते ही हैं कि टोटल प्रेशर जो होता है इंडिविजुअल कंपोनेंट्स के प्रेशर के सम के इक्वल होता है, जिस हिसाब से हमारा टोटल प्रेशर का फॉर्मूला कुछ इस हिसाब से बन जाएगा। अब इसी के साथ हम स्टीम डिस्टिलेशन में वापस आ जाते हैं। अब आगे जो मैं स्टेटमेंट बोलने वाला हूं बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ध्यान से सुनिएगा। स्टीम डिस्टिलेशन का प्रोसेस उन सब्सटेंसेस को सेपरेट करने के लिए यूज किया जाता है जो स्टीम वोलेटाइल हैं और इमिसिबल विद वाटर हैं। अब हमने अभी तक जो भी ट्रेडिशनल डिस्टिलेशन के तरीके पढ़े उसमें हमने हमेशा एज्यूम किया है कि दो लिक्विड्स आपस में मिसिबल हैं और राउल्ट्स लॉ फॉलो कर रहे हैं। अब थोड़ी और क्लैरिटी के लिए आइए हम लोग एक ग्राफ प्लॉट करते हैं वेपर प्रेशर और मोल फ्रैक्शन का। तो यहां पे हमने एक्स एक्सिस में मोल फ्रैक्शन ऑफ ए और बी को लिया है जिसको आपस में हम सुपर इंपोज करेंगे, एंड वाई एक्सिस में हमने वेपर प्रेशर एज्यूम किया है। क्योंकि राउल्ट्स लॉ हम एज्यूम कर रहे हैं तो हमें पता है कि वेपर प्रेशर और मोल फ्रैक्शन का रिलेशन एक लीनियर ग्राफ क्रिएट करेगा। तो हमारा ग्राफ फॉर कंपाउंड ए इस तरह से दिखेगा। सिमिलरली अगर हम राउल्ट्स लॉ कंपाउंड बी के लिए ड्रॉ करें तो हमारा ग्राफ कुछ इस तरह से दिखेगा। अब हम लोग डाल्टन्स लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर तो जानते ही हैं, जो कहता है कि ए और बी का मिक्सचर हमें मिल चुका है तो उन दोनों का पार्शियल प्रेशर आपस में ऐड हो जाएगा, तो टोटल प्रेशर का हम लोगों को ग्राफ कुछ इस तरह से मिलेगा। बट गाइज ये कहानी थी मिसिबल लिक्विड्स की। जब हम स्टीम डिस्टिलेशन का मेन एप्लीकेशन समझते हैं वो इस प्रॉपर्टी को एक्सप्लॉइट करता है कि हमारे पास इमिसिबल लिक्विड्स हैं जो राउल्ट्स लॉ फॉलो ही नहीं करते, यानी हमारा वेपर प्रेशर और हमारा मोल फ्रैक्शन आपस में इंडिपेंडेंट होता है, रिलेट ही नहीं करता। तो आइए इमिसिबल लिक्विड्स फॉर कंपाउंड ए और बी का हम एक ग्राफ प्लॉट करते हैं जहां पे एक्स एक्सिस में हमने अगेन मोल फ्रैक्शन रखा है और वाई एक्सिस में वेपर प्रेशर रखा है। तो जैसा कि हम देख सकते हैं कि वेपर प्रेशर ऑफ ए के लिए हम एक हॉरिजॉन्टल लाइन बना देते हैं क्योंकि ये कॉन्सेंट्रेशन से इंडिपेंडेंट है। ये अपना इररिस्पेक्टिव ऑफ कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ए इन दैट सब्सटेंस वो अपना एक वेपर प्रेशर मेंटेन करेगा। सिमिलरली अगर हम कंपाउंड बी की बात करें तो वह भी एक हॉरिजॉन्टल लाइन ही शो करेगा क्योंकि वह भी कॉन्सेंट्रेशन से इंडिपेंडेंट होगा इमिसिबल लिक्विड्स में। बट यहां पे डाल्टन्स लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर ट्रू है, जिस वजह से इन दोनों का प्रेशर हम ऐड कर देंगे टोटल प्रेशर निकालने के लिए, जो अपने आप में एक कांस्टेंट स्ट्रेट लाइन फिर से बनेगा, जिसका मतलब है कि इररिस्पेक्टिव ऑफ कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ए एंड बी इन द मिक्सचर हमारा टोटल प्रेशर एक कांस्टेंट रहेगा। और यही एग्जैक्ट इक्वेशन हमारा एनसीईआरटी के टेक्स्ट बुक में भी दिया है। रिकॉल कीजिए जब हम बॉइलिंग पॉइंट की चर्चा करते हैं जहां पे लिक्विड वेपर में कन्वर्ट करता है तो एक्सटर्नल एटमॉस्फेरिक प्रेशर हमारे मिक्सचर के प्रेशर के इक्वल होता है, और यहां पे एक्सटर्नल एटमॉस्फेरिक प्रेशर को हमने P से रिप्रेजेंट किया है और उसको हमने P1 प्लस P2 कहा है, जहां पे P1 ऑर्गेनिक लिक्विड का प्रेशर है और P2 हमारे स्टीम का प्रेशर है। अब अगर यहां पे राउल्ट्स लॉ फॉलो हो रहा होता तो ये P हमारा फंक्शन होता मोल फ्रैक्शन ऑफ A एंड मोल फ्रैक्शन ऑफ B, यानी ऑर्गेनिक कंपाउंड के मोल फ्रैक्शन का वो फंक्शन होता, बट यहां पे नहीं है। तो देखिए इतना ब्यूटीफुल कॉन्सेप्ट एनसीईआरटी में छुपा हुआ था विच वाज जस्ट हाइडिंग इन प्लेन साइट। यह इमिसिबल कंपाउंड्स का वेपर प्रेशर का कॉन्सेप्ट जहां पे राउल्ट्स लॉ अप्लाई ही नहीं किया जाता है। अब मैं यहां पे एक बात कहना चाहूंगा कि आप में से कई लोग जेईई मेंस और जेईई एडवांस की तैयारी कर रहे होंगे और कुछ लोग नीट की भी तैयारी कर रहे होंगे। जिस तरह से ट्रेंड देखा जा रहा है कि पेपर की डिफिकल्टी बढ़ाई जा रही है,
तो आप में से जो लोग बस चीजों को रट लेते हैं कि ठीक है स्टीम डिस्टिलेशन है तो P इज इक्वल टू P1 प्लस P2 होता है, इंडिपेंडेंटली प्रेशर ऐड हो जाता है, आप ये सारी बातें सोचते ही नहीं है कि यहाँ पे राउल्ट्स लॉ क्यों नहीं अप्लाई हुआ, यहाँ पे क्या सिचुएशन है, क्या बाउंड्री कंडीशंस हैं। तो जब आपका एग्जामिनर क्वेश्चन बनाएगा उसके दिमाग में ये सारी चीजें चलती हैं, वो पूरे सिलेबस को रिलेट करके क्वेश्चंस बनाएगा। और अगर आपको ये फंडामेंटल्स नहीं पता होंगे तो आप क्वेश्चन में गलती कर पाएंगे, आप वैसे क्वेश्चन नहीं सॉल्व कर पाएंगे। इसीलिए यह जो कॉन्सेप्ट था, इतना ब्यूटीफुल कॉन्सेप्ट एनसीईआरटी में प्लेन साइट में हाइड कर रहा था इतने समय से, और आप में से कई लोगों ने इसको ध्यान भी नहीं दिया होगा। तो बहुत इंपॉर्टेंट है इन सारी चीजों को बहुत बारीकी से समझा जाए, बहुत डिटेल में समझा जाए, और प्रीवियस जो आपने कॉन्सेप्ट समझा है उससे रिलेट किया जाए। खैर, हमने ये फॉर्मूला तो समझ लिया कहां से आया, ये स्टीम डिस्टिलेशन में कैसे रिलेट कर रहा है इसको समझते हैं। अब यहाँ पे होता क्या है, क्योंकि हमारा कॉन्सेंट्रेशन मैटर नहीं करता, तो हमारा इमिसिबल मिक्सचर का जो कंपोनेंट होता है वह एक अपना ओन वेपर प्रेशर हमेशा के लिए इस्टेब्लिश कर रहा होता है। और जब स्टीम के साथ जुड़ के यह टोटल वेपर प्रेशर एक्सटर्नल एटमॉस्फेरिक वेपर प्रेशर के इक्वल हो जाता है तो बॉइलिंग स्टार्ट हो जाती है। तो इसमें होता क्या है कि वाटर के मॉलिक्यूल्स जो स्टीम बन के ऊपर जा रहे हैं डिस्टिलेट की ओर, वो तो निकलते ही हैं, साथ ही साथ ये इमिसिबल मिक्सचर के भी मॉलिक्यूल्स स्टीम वोलेटाइल होने के कारण डिस्टिलेट की तरफ जाने लग जाते हैं। आप समझिए कि हमारा गोल यहाँ पे वाटर और इमिसिबल ऑयल को सेपरेट करना नहीं होता है स्टीम डिस्टिलेशन में, हमारा गोल है नॉन वोलेटाइल कंटामिनेंट को हमारे इमिसिबल ऑयल से सेपरेट करना। तो जैसे जैसे हम अपने सेपरेटरी फनल से स्टीम पास करते जाते हैं, हमारा इमिसिबल ऑयल भी अपना एक वेपर प्रेशर बनाता है, जिस वजह से वो वेपर में कन्वर्ट होता है वो अपने वॉलेटिलिटी के कारण, और कंडेंस करके रिसीविंग फ्लास्क में जाते रहता है। तो बाद में हमारे पास रिसीविंग फ्लास्क में वाटर और इमिसिबल ऑयल का मिक्सचर होता है जो हमारे इंप्योरिटी से सेपरेट हो चुका है। तो अब बात आती है कि इस इमिसिबल ऑयल को वाटर से कैसे सेपरेट किया जाए, जिससे हम अपने अगले मेथड डिफरेंशियल एक्सट्रैक्शन की ओर बढ़ जाते हैं। बट उससे पहले मैं स्टीम डिस्टिलेशन के बारे में कुछ पॉइंट्स बता देता हूं आप लोगों को क्विकली, जो एनसीईआरटी में दिया हुआ है। कि सबसे पहले ये जो थर्मोमीटर हम प्लेस करते हैं इसका टेम्परेचर रफली 100 डिग्री सेल्सियस होता है, बट उससे थोड़ा कम होता है क्योंकि हम स्टीम के साथ ऑपरेट कर रहे हैं। साथ ही साथ एक बहुत इंपॉर्टेंट एग्जांपल है, एनालीन को एनालीन वाटर मिक्सचर से सेपरेट करने के लिए स्टीम डिस्टिलेशन का इस्तेमाल किया जाता है। याद रखिएगा ये सारे पॉइंट्स, ये सब एज अ डायरेक्ट क्वेश्चन जेईई मेंस और नीट जैसे एग्जामिनेशन में पूछे जा सकते हैं।